हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। ठीक है दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी 11th। ठीक है, इस कोर्स में मैं आपको पूरा का पूरा 11th का अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और इस बार जो मेरे वीडियोस होंगे वो डेली आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत कर देते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 11th ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, सो अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले लुक एट द सिलेबस। आपका जो 11th कॉमर्स का सिलेबस है बुक कीपिंग के लिए, उसमें टोटल 10 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, दूसरा चैप्टर आपका मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। दोस्तों यही दो चैप्टर हैं आपके पूरे सिलेबस में जो कि थियरी है। इसके बाद आप देखोगे तीसरा जर्नल एंट्री, चौथा लेजर, पांचवा सब्सिडरी बुक, छठा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सातवां डिप्रिसिएशन, आठवां रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नौवां फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, और लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका वो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग है। ठीक है, तो पहले दो चैप्टर्स को अगर छोड़ देंगे तो उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें थियरी पार्ट थोड़ा कम है। लेकिन इन सारे चैप्टर्स की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है या जो बेसिक चीज़ है वो आपको पहले दो चैप्टर में दी गई है। इसलिए पहले दो चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे तो आपको क्या बोला गया है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले हम समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है, उसके बाद हम सीखेंगे अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब बुक कीपिंग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, बुक कीपिंग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों होता क्या है कि एक लड़का है जिसका नाम है गणेश। ठीक है, गणेश ने पढ़ाई लिखाई कर लिखी है, सब कुछ किया हुआ है उसने। ठीक है, और उसने अपने पिताजी को ये बोला, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, और अपने उसने पिताजी को ये बोला कि पिताजी मुझे एक दुकान डाल के दे दो, मैं अब क्या करूँगा, दुकान संभालूंगा। तो गणेश के पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ तो करो, कम से कम अच्छी बात है। तो गणेश के पिताजी ने क्या किया, उसको एक नए एरिया में, ठीक है, एक न्यू एरिया था, वहाँ पे उसको एक दुकान डाल के दे दी, किराने की दुकान डाल के दे दी। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कैपिटल पूरा सपोर्ट किया, पूरा का पूरा गुड्स भरवाया, सब कुछ रेडी कर दिया। मंगलवार का दिन, और नारियल फोड़ा, गणपति बप्पा मोरया किया, और दुकान यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि गणेश दुकान पे बैठा हुआ है। ठीक है, गणेश दुकान पे बैठ जाता है और ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में कोई दुकान नहीं थी, तो इसकी वजह से उसके पास आसानी से ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तो गणेश बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो कोई 100 रुपये का सामान लेके जा रहा है, कोई 200 रुपये का, कोई 10 रुपये का, कोई 5 रुपये का, क्योंकि किराने की दुकान है तो आपको सबको पता है कि छोटी मोटी चीज़ें बिकती रहती हैं। ठीक है, तो अब यही होता है, लगातार एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगातार बीत जाता है। गणेश को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, गणेश आसानी से पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब सबको पता है कि इंडियन टेंडेंसी होती है। ठीक है, हमने क्या किया, 3 हफ्ते तक लोगों ने गणेश से कैश पे गुड्स खरीदा, तो गणेश को कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 हफ्तों में कुछ ऐसे भी ग्राहक होंगे जिनके साथ गणेश की फ्रेंडशिप हो जाती है। आपको पता है कि इंडियंस जो होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, हमारी जान पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जो गणेश से पूछ लेते, बेटा कहाँ पे रहते हो, दुकान डाली है, अच्छा है, सामान आपका काफ़ी अच्छा है, हम लोग लेके गए हैं, हम लोग यही गली में रहते हैं, बाजू में ये करते हैं वो करते हैं। तो कुछ लोग अब गणेश को जानने लगे और गणेश कुछ लोगों को पर्सनली नाम से भी जानने लगा। ठीक है, तो 2-3 हफ्ते बीतने के बाद क्या होता है कि एक ग्राहक आता है, बोलता है गणेश भाई आप मुझे ये गुड्स दे दो, या चावल दे दो, गेहूँ दे दो, इतना बांध दो, मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है, मैं आपको 1 तारीख को ला के दे दूँगा। गणेश पहचानता था, अब ना भी नहीं बोल सकता, बोलता ठीक है। फिर क्या होता है कि ऐसे ही दूसरा आदमी आ जाता है, फिर तीसरा आदमी आ जाता है, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवा। ठीक है, फिर सातवां, फिर आठवां, ऐसे 9-10 लोग हो जाते हैं। जब उसको 1-2 थे तो गणेश को आसानी थी, गणेश को याद था मैंने कितने किसको कितने का सामान दिया है। लेकिन जब ये नंबर 10 हो गई, 12 हो गई, 15 लोगों ने उधारी खरीद लिया, गणेश टेंशन में आ गया। अब गणेश को ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैंने कितने लोगों को उधारी दी है और कितने पैसे की उधारी दी है, क्या क्या सामान बेचा है। गणेश टेंशन में बैठा है कि पैसे की वसूली कैसे करे। ठीक है, तो बड़ा टेंशन में बैठा था। फिर पिताजी उसके आते हैं और पिताजी बोलते हैं क्या बात है गणेश, आज बड़ा टेंशन में बैठा हुआ है। तो गणेश बोलता है सर पिताजी ऐसी ऐसी बात हो गई, अब मैंने सामान सबको दे दिया उधारी पे, लेकिन अब मुझे पता नहीं चल रहा है किससे कितना लेना है। उसके पिताजी बोले बेटे तो इतना तो पढ़ा लिखा ही है ना
कि तो लोगों का नाम लिख सकता है, ठीक है। तो एक काम कर, ये ले एक नोटबुक, ठीक है। इस नोटबुक पे क्या करना, अभी का तो जाने दे, चल जो जितना देता उतना रख लेना, लेकिन अभी से क्या करना, इस नोटबुक पे जो भी लोग उधारी पे तेरे पे गुड्स खरीदते ना, उनसे नाम, उनका नाम लिख देना, उनका सामान लिख देना और पैसा लिख देना, ठीक है। और हफ्ते में जितना गुड्स बनाएंगे उनका टोटल कर देना और संडे को बिल देना, सर इतना आपको पैसा लेना है। गणेश की प्रॉब्लम सॉल्व, राइट, गणेश की प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। तो गणेश कर क्या रहा है, गणेश क्या कर रहा है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, जो उधारी पे होने वाले हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, उसको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे, इट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग, राइट। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग, राइट। बिजनेस मतलब ये जो यहाँ पे हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, जो भी बोलो आप, मैन्युफैक्चरिंग भी एक तरह का बिजनेस होता है। तो बिजनेस देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस एक होता है कि जब आप गुड्स खरीद के बेचो सॉरी, अभी आप क्या करोगे, गुड्स खरीद के बेचो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होलसेलर है और रिटेलर है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गुड्स खरीद के बेचते हैं, तो ये भी एक बिजनेस हुआ, राइट। और दूसरा ये भी टाइप का बिजनेस होता है कि आप खुद बना के बेचो, जैसे मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को बना के बेचता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बिजनेस। और बिजनेस में होगा क्या, ट्रांजैक्शन, चाहे आप गुड्स बना के बेचो या फिर आप बने बनाए गुड्स को खरीदने के बाद बेचो, ठीक है। आप देखोगे जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो गुड्स को बनाता है, उससे होलसेलर खरीदता है, देन उससे रिटेलर खरीदता है, और रिटेलर से फाइनली कौन खरीदता है, कस्टमर खरीदता है। तो इस तरह का आपका बिजनेस होता है, ठीक है। और आप देखोगे जितने भी फॉर्म्स के बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो होलसेलिंग हो, चाहे वो रिटेलिंग हो, हर किसी में क्या होता है, ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना, ठीक है। तो बुक कीपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन मेमोरी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम सारे लोगों को याद नहीं रख सकते, हम सारे लोगों का अमाउंट या सब कुछ याद नहीं रख सकते। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक नोटबुक लेते हैं जिसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। छोटा बिजनेस है उसके लिए वो नोटबुक सॉरी, थोड़ा गला खराब है मेरा, ठीक है, पहला ही लेक्चर है, गला खराब है, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं बीच में बंद करके वापस से नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। तो मैं आपको क्या बता रहा था अब देखो गणेश की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि गणेश ने क्या किया, एक नोटबुक ले ली। उस नोटबुक में आप क्या करते हैं, जितने लोग उससे उधारी पे लेते हैं सबका नाम लिख के रख देता है, सबको बता देता है सर आपका इतना बैलेंस है, मुझे पे कर देना, आपको तो इतना बिल हुआ है, आप मुझे दे देना। तो गणेश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। समझ आ गया। तो चलो अब तो ये तो रहा कि डेली रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि गणेश डेली का डेली जितना भी उधारी पे गुड्स दे रहा है वो रिकॉर्ड करते जा रहा है। और पिताजी ने उसको ये भी बोला कि जितना तो दिन भर में कैश वाला धंधा करता है ना, उसको भी रिकॉर्ड करके रख लेना। गणेश ने बोला ठीक है पिताजी। तो अब गणेश क्या कर रहा है, जितने भी कैश पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करके रख रहा है, जितने भी क्रेडिट के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उतने भी रिकॉर्ड रख रहा है। तो उसको हफ्ते में पता चल जा रहा है, यस इतना मेरा उधारी पे गया, इतना मेरा कैश पे गया, ठीक है। अब देखो आप कोई भी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट है, जैसे आपको क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट होता है, तो आप क्या करते हो, बार बार स्कोर पूछते हो, एक क्यूरियोसिटी रहती है यार, इंडिया का स्कोर कितना हो गया, विराट कोहली कितना हो गया, विराट कोहली का स्कोर कितना हुआ, ठीक है, ये हम लोग पूछते हैं। हम लोग कहीं से भी आएंगे तो सबसे पहले हम लोग मैच का स्कोर पूछते हैं, अगर आपको क्रिकेट पसंद है। उसी तरह जिसको बिजनेस पसंद है, तो बिजनेस में वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। कि उसको ये पता चलना चाहिए कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये क्यों पता करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, लगातार फ़ायदा हो रहा है, तो हम बिज़नेस को और बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हम देखेंगे कितने दिन तक हम सर्वाइव कर सकते हैं लॉस के साथ, और अगर एकदम से ही लॉस हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, गणेश को और एक टेंशन हो गया। गणेश 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक उसने बिजनेस किया, फिर पिताजी को पूछा उसने, पिताजी मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है।
पिताजी बोले यार बेटा बिल्कुल आसान है, एक काम कर, ठीक है, हम लोगों ने शुरू से जितना पैसा लगाया था वो काउंट कर ले, और जितना तूने बिजनेस कर लिया था वो काउंट कर ले, दोनों का डिफरेंस है, तेरे को पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। गणेश ने बोला ठीक है पापा, अच्छा आइडिया। तो अब गणेश ने क्या किया, पुरानी वाली डायरी निकाल ली उसके पापा वाली। उसके पापा ने लिखा था कि जो बिजनेस पूरी की पूरी दुकान को सेटअप करने का जो खर्चा गया था उसका 1 लाख का गया था, ठीक है। और जो करंट पीरियड है, करंट टाइम, अब तक वो 60,000 का और माल भरा चुका है जो पहली बार लाया था, यानी कि इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अब तक 3 महीने बाद वो 1,60,000 का हुआ है। गणेश ने बोला पिताजी अपना जो इन्वेस्टमेंट है टोटल वो 1,60,000 का हुआ है। पिताजी ने बोला ठीक है, अब अपनी वाली डायरी लिखा जिसमें तू क्रेडिट कैश सब कुछ लिखता था। तो उसने बोला ठीक है पिताजी, ये वाली डायरी निकाल लेते हैं। तो अब उसने बोला टोटल मार्क, एक एक पेज बाय टोटल मार्क कितना कैश क्रेडिट सब जोड़ते जा। तो गणेश ने जोड़ना स्टार्ट कर दिया, और गणेश को बिलीव नहीं हुआ कि टोटल बिजनेस जो है वो 3 लाख का हुआ था। 3 लाख। अब मुझे बता दो कि इसमें प्रॉफिट कितना हो गया आपका, सिंपल है सर, आप बता दोगे। 1,60,000 की लागत में वो 3 लाख कमा रहा है, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,40,000। पिताजी ने बोला वेल डन बेटा, तूने 3 महीने में 1,40,000 का धंधा करके दे दिया, वेरी गुड। सो इसी को बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। इज इट क्लियर? इसी को हम बोलेंगे क्या, बुक कीपिंग। ये मैंने आपको बहुत छोटे लेवल पे बताया, लेकिन यही हर जगह होता है, ठीक है। चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, हर कोई क्या करेगा, बुक कीपिंग। हर कोई बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? रिकॉर्डिंग और भी जगह पे काम आती है, मालूम है। अगर आप ये लीगल प्रूफ के तौर पे भी आप कहीं यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं लोन वगैरह चाहिए तो आपका अपना ITR दिखा सकते हो, ठीक है। CA से ITR बनाना पड़ता है, आपका प्रॉफिट के बेसिस पे वो ITR बना देगा, ठीक है। आपको टैक्स भरने के काम आता है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा ना आपको टैक्स कितना भरना है, टैक्स कितना नहीं भरना है। तो इसीलिए बुक कीपिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं रिवर्स में आ गया था। तो यहाँ मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर दी। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बोला है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हम समझ चुके हैं। बिजनेस इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्योग, ठीक है। बिजनेस इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्योग। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। आप एक साइड बिजनेस इंटरप्राइज रख लो, और चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रख लो, उनकी जो मेन एक्टिविटी होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। बिजनेस और कोई और ऑर्गेनाइजेशन पे अगर लोगे तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। एंड ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, राइट। जितने भी ये ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी ये एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस की पैसे से रिलेटेड, उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्यों करेंगे, क्योंकि हमको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना रहता है, ठीक है, कि ये एक्टिविटीज़ अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमको ये बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ये हो गया, ये डिसीजन लेंगे। दूसरा क्या होता है, इंपॉर्टेंट अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द वेरियस स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर्स। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं ज़रूरी है, ये प्रोप्राइटर के लिए भी ज़रूरी है। जो बिज़नेस का मालिक है उसको ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिज़नेस में लॉस हो रहा है। जो बिज़नेस को चलाने वाले मैनेजर्स है, बड़े बड़े मैनेजर्स है, क्योंकि अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो पूरा का पूरा बिजनेस होता है वो मैनेजर्स के पास जाता है, ठीक है। जो मालिक रहता है वो तो खाली डायरेक्शन देता है, वो मेन फैसला लेता है, लेकिन पूरा बिजनेस उसके मैनेजर करते हैं। तो मैनेजर को भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। इसके अलावा अलग अलग स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के लिए भी जानना जरूरी है। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट के लिए भी जानना जरूरी, भाई टैक्स, ठीक है। तुम टैक्स इतना कमाओगे, तुम टैक्स नहीं भरोगे, मोदी साहब इनकम टैक्स वालों को भेज देंगे तुम्हारे घर पे, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कस्टमर के लिए ये डेटा बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ के लिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी अच्छी है या नहीं है, उसके अलावा रिसर्चर के लिए जो लोग रिसर्च करते हैं। इज इट क्लियर? ये रहा आपका इंट्रोडक्शन एंड बुक कीपिंग। लेकिन एक अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करूँ व्हाट इज बुक कीपिंग, तो मैंने आपको सिखाया कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है। सिस्टमेटिक वे का मतलब होता है डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, डेट वाइज, अमाउंट वाइज, एक सिस्टमेटिक आपको प्रेजेंट करना। अब देखते हैं ये अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये अकाउंटिंग इवॉल्व कैसी हुई।
आपको पता है कि बिजनेस तो बहुत साल पहले आ चुका था, तो बिजनेस आया तो अकाउंटिंग भी तो आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप इंडिया की बात करें कि हम लोग इंडिया में अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे इतिहास में, एंशियंट भारत में, यानी कि प्राचीन भारत में आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जो होता था गुप्ता एम्पायर। और उसके जो राजा या सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके गुरु थे कौटिल्य, और कौटिल्य ही उनके मेन मंत्री हुआ करते थे। तो कौटिल्य ने क्या किया था, एक बड़ी ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसी अर्थशास्त्र की बुक में हमने ट्रेस किया गया है कि वहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दिया गया था, ठीक है। और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद इसको हम देशी नामा कहा करते थे। इन द सेंस जो इंडिया में अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर से हुआ। वहाँ पे राजा के एक मंत्री थे जिनका नाम था कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य का और भी एक नाम है आपका चाणक्य, चाणक्य पंडित इनको बोला जाता, आचार्य पंडित इनको बोला जाता था। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र ना, इन्होंने थोड़ा थोड़ा मेंशन किया था अबाउट मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में। तो हमको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ से इंडिया में बुक कीपिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल। देखो अर्ली टाइम पे यानी कि अर्ली सिविलाइजेशन में जो अकाउंटिंग हुआ करता था वो एजेंट हैंडल किया करते थे, यानी जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है ये सब हैंडल करना है वो एजेंट हैंडल किया करते थे, वेल्दी पीपल। क्योंकि वेल्दी पीपल मतलब क्या, अमीर व्यक्ति, और अमीर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके पास, उसके प्रोप्राइटर के पास इतना टाइम नहीं होगा ना कि वो क्या कर सके, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को खुद रिकॉर्ड कर सके। तो उसके लिए क्या रखेगा, सीईओ को अपॉइंट करेगा, अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करेगा, वो काम करेंगे आज के टाइम पे। इसी तरह पहले भी हुआ करता था। दे प्रिपेयर द अकाउंट्स पीरियडिकली ओनर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जो ओनर हुआ करते थे, ये जो वेल्दी पीपल हुआ करते थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ का पूरा हिसाब किताब हुआ करता था वो एजेंट्स रखा करते थे, ठीक है। एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वॉज फाउंड इन 12th सेंचुरी। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है इसको हम और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट आया कहाँ से, ये आया सर 12th सेंचुरी से, ठीक है। अब देखो जो बुक कीपिंग सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक होती है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इंडिया में कब आ गई थी, वो तो आपने समझ लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही आ गई थी। लेकिन जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति वो इंडिया का नहीं था, ही वॉज अ इटालियन मर्चेंट, यानी ये इटली से थे, जिनका नाम था लुक्का डी बार्गो पेसिलिली। तो सन 1494 यानी कि 1494 में लुक्का डी बार्गो पेसिलिली जो इटालियन मर्चेंट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। ये अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है कि 1494 में लुक्का डी बार्गो पेसिलिली इंट्रोड्यूस द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, राइट। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। देखो जैसे जैसे आप हिस्ट्री आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो बुक कीपिंग है उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो आप देखोगे 18वीं और 19वीं शताब्दी में, यानी कि 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इवेंट या एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है इतिहास में, क्योंकि इंडस्ट्रियल, आज जो भी आप ये वर्किंग स्टाइल देख रहे हो कंपनीज का, जो ये वर्किंग पैटर्न देख रहे हो, इन सब यहीं से इवॉल्व हुआ था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया था। पहली बार जो वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट आया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया था। पहली बार जो लेबर का, वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया था, ठीक है, पेड लेबर्स का। तो ठीक है, तो यहाँ से जो बिजनेस था वो टोटली बदल गया, क्योंकि इसके पहले जो बिजनेस हुआ करते थे छोटे छोटे हुआ करते थे, व्यापारी यहाँ से वहाँ व्यापार किया करते थे, ठीक है। अगर आप इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। यह सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, इससे बड़ी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, ये वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी पे, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम आते हैं ज़रा इसके पहले और कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसके पहले होती है हमारी सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. It is owned and managed by one person, and the person who conduct the sole trading concern is called as sole trader. And sole trader takes all the decision regarding his business. ठीक है। तो अब देखिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल ट्रेडिंग आपको शुरू करने के लिए आपको कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप एक सोल ट्रेडिंग का मतलब होता है एक सिंगल व्यापारी जब अपनी दुकान खोलेगा उसको बोलेंगे सोल ट्रेडिंग। यानी कि जो किराने की दुकान है वो सोल ट्रेडिंग है, चाय वाले की दुकान है वो सोल ट्रेडिंग है, पानीपुरी वाले की दुकान है वो सोल ट्रेडिंग है, पान वाले की दुकान है वो सोल ट्रेडिंग है, ठीक है। यानी किसी बिजनेस का जो ओनर होगा वो एक ही पर्सन होगा और मैनेजर भी एक ही पर्सन होगा, तो सोल ट्रेडिंग है, ठीक है। अभी किराने की दुकान क्या करता है, एक पर्सन अकेले सब कुछ हैंडल करता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो अकेले दुकान पर बैठता है, सब कुछ हैंडल करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई बिजनेस चालू करेंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म होगा। इसमें क्या होगा, तो पैसा होगा वो जॉइंटली लगाया जाएगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक जो सोल ट्रेडर है वही पूरा कैपिटल लगाएगा, वही गुड्स लाएगा, वही सारा काम करेगा, वही पूरा बिजनेस देखेगा। प्रॉफिट होगा तो वो इंजॉय करेगा, लॉस होगा तो वो बेयर करेगा। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, बट जाते हैं काम, आधा आधा हो जाता है कि पैसा आधा तू लगाएगा, आधा मैं लगाऊंगा, काम भी आधा मैं करूंगा, आधा आप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब प्रॉफिट होगा तो दोनों आपस में मिलकर बांट लेंगे। ये होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसके बाद होता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब होता है कि जब एक पूरी फैमिली एक ही बिजनेस कंडक्ट करे। याद रखना ये सिर्फ हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली। क्योंकि हिंदू फैमिली आपको कहाँ मिलेंगी, इंडिया में मिलेंगी। मैं बोल रहा हूँ जॉइंट, नॉट डिवाइडेड। यानी ये अलग अलग होता है ना, चाचा अलग हो गए फिर हमारे ये अलग हो गए, वो नहीं, ऐसा घर नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब होता है जब एक इंडियन फैमिली जॉइंटली मिल के बिजनेस करे। इस बिजनेस में क्या होता है कि जो पूरी को पूरी फैमिली मिल के एक ही बिजनेस करते हैं, ठीक है। यहाँ हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो बिजनेस का बॉस होता है, जिसको बोलते हैं कर्ता। हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस का बॉस होता है, जिसको बोलते हैं कर्ता। और बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे को पार्टनर्स, मिल के बिजनेस करेंगे। जितना प्रॉफिट होगा रेशो में आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका को ऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव स्टोर्स आते हैं, आपने सुना रहेगा। इन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आप समझिए, ठीक है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का इंटेंशन क्या होता है, ये होता है कि जो बाहर के ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट प्राइसेस चार्ज करते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उससे हम बच जाएं, ठीक है। सपोज अगर मैं अकेला हूँ या आप अकेले हो, ठीक है, आप एक दुकान वाले के पास गए, रिटेलर के पास गए और उसको बोले यार ये मुझे 1 किलो चावल दे दो या 10 किलो गेहूँ दे दो, तो वो क्या करेगा, होलसेलर से खरीदा हुआ है उसने, रिटेलर ने, तो होलसेलर के बाद वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमको देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इंडिविजुअल क्वांटिटी में है तो उतना सस्ता नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आपसे हाईएस्ट प्राइसेस पे चार्ज कर सकता है। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए तो हम लोग बोलेंगे यार देखो गेहूँ चावल राशन तो सबकी ज़रूरत है, ठीक है, सबको चाहिए, तो 8-10 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे हम लोग काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और हम क्या करते हैं, सीधा सीधा होलसेलर से हम लोग इकट्ठा भरा लिया करेंगे और आपस में बांट लिया करेंगे। तो रिटेलर होलसेल के भाव में लाके हमको रिटेल के भाव में बेचता है, हम डायरेक्ट होलसेल के भाव में लाएंगे तो हमारा फायदा होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा ना हमारा, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन इसका याद रखना, कोऑपरेटिव जो बिजनेस होता है उसमें बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को मिलता है, बाकी लोगों को ये कोई बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि बाकी लोगों का कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीखी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, फिर मैंने आपको बताया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन कोऑपरेटिव बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है मालूम है क्या, इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, कैपिटल लिमिटेड है, एक बहुत बड़ा करोड़ों अरबों का कैपिटल इसमें नहीं लगाया जा सकता।
दूसरा क्या है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अनप्रोफेशनल है। अब जरूरी थोड़ी है जो आपका सोल ट्रेडर होगा बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, भाई ज्ञानी होता तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न थोड़ी ओपन करके बैठता, या पार्टनर बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। तो यहाँ पे अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये इनके लिमिटेशंस हैं। लेकिन फिर इसके बाद आता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इन सारे के सारे लिमिटेशंस को तोड़ देता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे ओनर है या नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का फंडा क्या होता है, ठीक है। अब हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो ओनरशिप है यानी जो मालिक है वो कोई और है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। हमने सीखा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मालिक यानी कि ओनर सोल ट्रेडर था, मैनेजर भी सोल ट्रेडर था। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता, चलिए इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने के लिए ना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। और ये अकेले की बस की बात नहीं है कि 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ रुपए लगा सके। तो सपोज एक पर्सन है जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि हमको एक बहुत बड़ी क्लोथिंग की कंपनी शुरू करनी है, कपड़े का व्यापार मेरे को शुरू करना है, और जिसमें मैं क्या करूँगा, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है वो जो कपड़े पहनेंगे मूवी में, ठीक है, उनको मैं सेम डिज़ाइन करूँगा और मार्केट में बेचूंगा, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल डिज़ाइनर है, जो ओरिजिनल क्रिएटर है, उससे मैं परमिशन लूँगा, कॉपीराइट पेटेंट सब कुछ लूँगा, उसको पेमेंट देने के बाद सारा का सारा सेटलमेंट करने के बाद मैं मेरा बिजनेस शुरू करूँगा। ये उसका आइडिया था। और उसने जो एस्टिमेट लगाया तो इसको कंप्लीट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। सपोज कि 1 करोड़ रुपए उसको चाहिए, ठीक है, या सपोज 2 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। उसमें से 50 लाख उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 50 लाख उसके पास पड़ा हुआ है, 1,50,000 उसको और चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये 1,50,000 को, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और यानी कि 100 रुपये के पार्ट में डिवाइड कर दिया, 200 रुपये 500 रुपये के पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका नाम दे दिया इसने शेयर्स, ठीक है, शेयर नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको इन्होंने शेयर नाम दे दिया और फिर इसने क्या किया, एक प्रोस्पेक्टस छपवा दिया। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, कि इनविटेशन कार्ड होता है कि वो पब्लिक को क्या कर रहा है, उस प्रोस्पेक्टस में अपना पूरा बिजनेस आइडिया समझा रहा है, क्योंकि नया है तो इसलिए उसको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग होता तो प्रॉफिट दिखा देता, सब कुछ दिखा देता तो लोग इन्वेस्ट कर देते, लेकिन नया बिजनेस है तो उसने बताया कि मेरा ये आइडिया है, ये बिजनेस करूँगा, इतने इतने पैसे की जरूरत है, ये मेरे डायरेक्टर्स है, ये मेरा प्लान है, ठीक है। अगर आप लोग मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो और उसके बदले में मैं आपको मेंबरशिप दूंगा। यानी आपने अगर 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये के शेयर्स खरीदे, 1000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये लगाया, 50,000 रुपये लगाया, आप उतने के मालिक हो मेरी कंपनी में। मैं क्या करूँगा, आपके बिजनेस से आपके पैसे से बिजनेस करूँगा 1 साल, ठीक है। और पूरा का पूरा खर्चा सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा थोड़ा हिस्सा मैं आपको भी दे दूंगा, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड है। और नॉर्मली जो इसका रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी कि आपने 50,000 रुपये के सपोज शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न सपोज 15% 12% इतना आता है, तो ये FD से ज़्यादा डबल हो जाता है। तो इसलिए लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं शेयर्स में। अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा प्लान है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको 1 करोड़ जो अब इसका 2 करोड़ का रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा, यानी जिन जिन लोगों ने इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर। अब मेरे को बताओ, कैपिटल तो इन पब्लिक ने लगाया, क्या ये लोग बन गए शेयर होल्डर। तो बिजनेस का मालिक कौन है, बिजनेस का मालिक है शेयर होल्डर, ठीक है। बिजनेस का ओनर कौन है, ये शेयर होल्डर। जिन लोगों ने पैसा लगाया ये सारे के सारे लोग बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है। ये रहा मालिक की बात। अब दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके पास क्या टाइम है, नहीं है, बिकॉज वो लोग जनरल पब्लिक है, ठीक है, उनका अपना बिजनेस है। ये लोग ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया कि कुछ रिटर्न मिलेगा मुझे, ठीक है, इसके लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। तो अब देखिए इस खेल में होता क्या है कि इनको अब बिजनेस को हैंडल करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो अब याद रखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट है। कैसे, ओनरशिप किसके हाथों में होती है सर, शेयर होल्डर के हाथों में। शेयर होल्डर मालिक है।
और मैनेजमेंट कौन करता है बिजनेस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यानी कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर होता है वो कंपनी पे डायरेक्ट रूल नहीं करता, इनडायरेक्ट रूल करता है, ठीक है। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखा दिए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा का पूरा बिजनेस देखेंगे और साल भर में जो प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है, साल भर में जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसका कुछ हिस्सा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। ये तो बात रही। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? देखो यहाँ पे क्या है कि अब देखो बिजनेस का पैसा किसका है? सर शेयर होल्डर का है, लेकिन उसको यूज़ कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी गारंटी के साथ ईमानदारी से मेहनत करेगा? कोई गारंटी नहीं यार, पैसा आया कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, राइट। सो शेयर होल्डर क्या करता है? शेयर होल्डर एक अकाउंटेंट बिठा देता है और बोलता है भाई जितने भी पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेरे को पूरा हिसाब किताब चाहिए। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही बोल के रखता है कि तुम्हारा बिजनेस क्लोज होगा 31 मार्च को, मुझको तुम्हारी पूरी अकाउंट्स की कॉपी चाहिए, एक एक रुपये का हिसाब मुझे चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक जूनियर अकाउंटेंट को लगा दिया वहाँ पे काम पे, भाई तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते रहे, मेंटेन करते रहे, सर को हम लोग लास्ट में दिखा देंगे। लेकिन जो शेयर होल्डर होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर विश्वास क्यों करेगा? ट्रस्ट क्यों करेगा? ठीक है, वो बोलेगा यार मेरी एब्सेंटी में तुम लोग कुछ भी कर सकते थे। तो शेयर होल्डर क्या करेगा? शेयर होल्डर देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, पूरा का पूरा 1 साल तक बिजनेस संभालेंगे और जो जूनियर स्टाफ है अकाउंटेंट्स का वो अकाउंट्स को मेंटेन करता जाएगा, वो अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद आएगा पिक्चर में सीए की एंट्री हो जाएगी और सीए क्या करेगा? जितना अकाउंट्स मेंटेन किया है कंपनी ने, जूनियर अकाउंटेंट ने, उन सारे के सारे अकाउंट्स को चेक करेगा, ठीक है। उन सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स को डिटेल में चेक करेगा कि ये जो एंट्री मारी गई है ये सही है या नहीं। सीए का यही काम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर रिजल्ट और नॉट। तो अब देखो जैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी आई, देखो बुक कीपिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंट बढ़ गया, राइट। क्योंकि अगर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो सीए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग ही नहीं है, ठीक है। तो सीए क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। सीए जो रिकॉर्डिंग हो जूनियर अकाउंट करेगा, पूरा का पूरा अकाउंट्स हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा अकाउंट्स हम दे देंगे सीए के हाथ में। सीए अपना टीम के साथ पूरा का पूरा ऑडिट करेगा, यानी चेक करेगा। फिर सीए क्या करेगा? एक रिपोर्ट बनाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर डायरेक्टर ने कोई झोल किया है, अकाउंटेंट ने कोई झोल किया है, कुछ भी रहेगा, सीए इमीडिएटली पकड़ लेगा और ये बात उस रिपोर्ट में लिख देगा जिसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट चुपचाप किसको सबमिट हो जाएगी? शेयर होल्डर को सबमिट हो जाएगी, राइट। तो शेयर होल्डर को पता चलेगा कौन है दुश्मन भाई, कौन है आस्तीन का सांप जो बिजनेस में रह के हमारी ही बैंड बजा रहा है, तो उसको रिमूव कर देगा, हटा देगा उसको। इज इट क्लियर? इस तरह से होता है। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक प्रेजेंट करना। तो अब आप समझ गए, हेंस द सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ओनर, यही तो सेफ गार्ड है ना। सीए अकाउंटिंग नहीं होगी कहाँ से सेफ हो? हिसाब किताब नहीं लोगे तो पैसा कैसे भी उड़ाएंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इससे आपका इन्वेस्टर भी बच जाएगा। बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस विच पेव द वे ऑफ डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। और इसकी वजह से हमको क्या डेवलप करना पड़ा? एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। और 20th सेंचुरी में द नीड ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इमरजेंस फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। 20th सेंचुरी में अकाउंटिंग बढ़ते बढ़ते अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांच हो गए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, देन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग हो गए। एंड थ्रू द अकाउंटिंग वॉज इनिशियल सेंट्रिक इन इनिशियल स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन अकाउंटिंग, इट हैज़ बीन ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में ये सोशल जिम्मेदारी बन गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हमको अकाउंटिंग मेंटेन करना है ताकि जो हमारे सोसाइटी में जो इन्वेस्टर है वो भी सेफ रहे, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है वो भी सेफ रहे। एंड दिस इज ड्यू टू वास्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और ऐसा क्यों हुआ? वास्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, एंड थस अकाउंटिंग हैज़ बिकम इनविटेबल इन द मॉडर्न बिजनेस। इज इट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि इतने ब्रॉड बेसिस पे बुक कीपिंग कैसे आ गया। ओके, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बुक कीपिंग की मीनिंग है डेफिनेशन में।
ठीक है। तो बुक कीपिंग की मीनिंग देख लो, यहाँ पे क्या बोला गया कि इन सिंपल वर्ड्स बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक वे। ये मैंने आपको पहले बता दिया। एंड ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, एक्यूरेट मतलब करेक्ट, बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम विच रिकॉर्ड एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 12 महीने। और ये शुरू कब होता है सर? अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है बच्चा 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है और एंड होता है आपका 31 मार्च को, ठीक है। जैसे अभी का अकाउंटिंग ईयर आपका क्या रहेगा? अभी का अकाउंटिंग ईयर रहेगा 2021 और 22, क्योंकि कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2021 को शुरू हो चुका है, 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। तो इन बिटवीन जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। आगे बोला गया है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर, ठीक है। ये 1 साल का ही अकाउंटिंग हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा का नहीं। आप बोलोगे सर 1 साल से ज़्यादा के क्यों नहीं? अभी मैं आप लोगों को बोलूँ कि बेटा काम कर, तो 5वीं का बुक पढ़, 6वीं का बुक पढ़, 7वीं का बुक पढ़, 8वीं का, ठीक है, और तू एग्ज़ाम दे दे। 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बुक पढ़ और एग्ज़ाम दे दे। तुम बोलोगे सर नहीं करूँगा। 5वीं से लेके 10वीं तक का मारना है क्या मुझे यार? कितना पढ़ूंगा मैं बुक रट्टा रट्टा मार के? तो भाई उसी तरह अगर आप 1-2 साल 3 साल 4 साल का रिकॉर्डिंग करते बैठोगे तो कितना अकाउंटिंग हो जाएगा यार। सीए पगला जाएगा बेचारा, वो नौकरी छोड़ देगा, बोलेगा नहीं करना इतना अकाउंटिंग। 1 साल का ही आप देखो, उनको बहुत टाइम लगता है। 1 साल के ट्रांजेक्शन का ऑडिट करने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो 2 साल 3 साल का एक साथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 1 ही साल रखा हुआ हमने, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ पे ये समझ में आ रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला गया है ये तो हमने कर लिया, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है यहाँ से हम डेफिनेशन देखेंगे। तो आपको 2 डेफिनेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, एक जे.आर. बाटली बॉय का और एक आर.एन. कार्टर का, बस 2 ही, ठीक है। जे.आर. बाटली बॉय ने क्या बोला कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। अब बोलोगे सर व्हाट इज सेट ऑफ बुक्स? भाई जो आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, जो आपकी नोटबुक है, जो आपका रजिस्टर्ड है, वो आपका सेट ऑफ बुक्स है। उसमें बिजनेस की जितनी भी डीलिंग्स हो रही है उनको रिकॉर्ड करना, यही बुक कीपिंग है। देन आर एन कार्टन ने क्या बोला कि बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी फ्लो। बुक कीपिंग एक साइंस भी है, बुक कीपिंग इज आर्ट भी है। बुक कीपिंग साइंस क्यों है? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। और ये आर्ट क्यों है? बिकॉज तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग चीज़ होती है इसके लिए, ठीक है। और ये क्या रिकॉर्ड करेगा? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा या पैसे की वैल्यू ट्रांसफर होगी, राइट, ये रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग पे। अब आप समझ गए होंगे। तो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा आप एक दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, सेकंड डे नहीं करोगे, थर्ड डे नहीं करोगे, उतने दिन का लॉस जाएगा ना, राइट। एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, यस, जिसमें पैसा गया होगा, पैसा आया होगा, वही इन्वॉल्व होगा। आपने अपने भाई को 5 रुपये का प्रोडक्ट दे दिया, छोटे बच्चे को अपने भाई छोटे भाई को पार्ले दे, वो नहीं रिकॉर्ड करोगे, पैसे थोड़ी देगा, भाई से पैसे दो। जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा वो रिकॉर्ड करोगे। एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एंड यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और मैंने बोला स्पेसिफिक पीरियड मतलब कितना? 1 ईयर। एक कंपनी 1 ईयर के लिए रिकॉर्ड करेगी। अब बाकी राशन वाला ये लोग इनकी मर्जी, महीने पे क्लोज करे अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करके, हफ्ते में क्लोज करे, इनकी मर्जी, ठीक है। और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है कि नहीं आता है? ऑब्वियसली आएगा। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, ऐसा नहीं कि आप चाहे जैसे वैसे के वैसे रिकॉर्डिंग कर दोगे, आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व होंगे। देखो, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो होती है टोटली अनसाइंटिफिक होती है, जो इंडिया वाली हमने पढ़ी थी। और जो लुक्का डी बार्गो ने लाया ना, वो टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड है, टोटल। मैं सिखाऊंगा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वो सेकेंड चैप्टर में आएगा। उसके बाद में क्या होता है? इट इज़ एन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। यस, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे ये इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा बुक कीपिंग का, कि कंप्लीट एक्यूरेट रिकॉर्ड पता चले आपके बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जिसको हम सिस्टमेटिक, ऑर्डरली और लॉजिकल मैनर में रखेंगे। देन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन और टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज। यस बच्चा, डेट वाइज और अकाउंट वाइज। अकाउंट वाइज का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आपको सेपरेट बुक बनानी है। सपोज आपके पास 2 ग्राहक है, एक है राज और एक सिमरन, तो आप दोनों का अलग अलग बुक बनाओगे, सेपरेट, मिक्स नहीं कर सकते। राज जितना खरीदेगा राज के बुक में, सिमरन जितना खरीदेगी सिमरन के बुक में,
इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट वाइज। राज्य का अकाउंट अलग है और सिमरन का अकाउंट अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम विराम लेते हैं। यहाँ पे आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में ये 2 ऑब्जेक्टिव सिखा दिए, 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे और भी हैं, जो 6 या 8 ऑब्जेक्टिव है। फिर यूटिलिटी है, उसके बाद हम सीखेंगे अकाउंटेंसी, और उसके बाद हम सीखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। और ये पहला चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जितना मैंने पढ़ाया आपको एक नोटबुक में लिख लेनी है, ठीक है। या तो आप इंट्रोडक्शन का शॉर्ट नोट्स बना लो, लेकिन मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ये आपको एज इट इज़ लिखते जाना है, ठीक है। और आप फॉलो करते जाओ मेरे वीडियोस को, आपको 11th की अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ओके। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और आपकी कोई और सजेशन है इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा, ओके। सो थैंक यू। तो आज का हम लोग लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं।